नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है कि आखिर विदेशियों को उनके देश क्यों नहीं भेज पा रही है असम की सरकार। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है आप सभी जानते हैं कि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति के पद की शपथ ग्रहण लिए हैं वहाँ के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कई सारे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं उन्होंने पास किए हैं और उसी में से एक ऑर्डर है कि इलीगल तरीके से बिना दस्तावेज के जो दुनिया के अलग अलग देशों के जो लोग हैं जो जाकर अमेरिका में रह रहे थे उन्हें अब वो निर्वासित कर रहे हैं, उनके देश भेज रहे हैं। ये पूरा जो मामला है ये चर्चा का विषय बना हुआ है और उसी क्रम में अमेरिकी प्रशासन ने भारत के भी 100 से अधिक जो इलीगल तरीके से या कहें डंकी रूट का इस्तेमाल करके वहाँ पहुँचे हुए जो भारतीय हैं या कहें जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वैसे लोगों को अमेरिकी प्रशासन ने अपने सैन्य विमान से भारत के अमृतसर के एक एयरपोर्ट पर भेज दिया। अब इस तरह का जो मामला है अब वो चर्चा में है। अब भारत में भी इस तरह की मांगें उठने लगी है कि भारत में बहुत ही जो देखें तो 300 से अधिक जो चिन्हित असम में जो विदेशी हैं जो कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं तो उन्हें प्रशासन जो है वो उनके देश क्यों नहीं भेज पा रहा है जैसा कि अमेरिका ने किया है। तो इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। चलिए, विदेशियों को उनके देश से क्यों नहीं भेज पा रही है असम सरकार, यही आज हमारे चर्चा का विषय है। और ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि जो अदालत है उसकी सख्ती और लगातार गहराते जो राजनीतिक विवाद हैं उसके बावजूद भी असम की जो सरकार है आखिर बरसों पहले बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेटर हैं जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से भारत में घुसे हुए जो लोग हैं जो विदेशी हैं उन्हें कहीं ना कहीं इलीगल घोषित कर चुकी है। उसके बावजूद भी जो सरकार है उन्हें वापस उनके देश से क्यों नहीं भेज पा रही है जैसा कि अमेरिका कह रहा है। यही मुद्दा है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। थोड़ा सा मामले को और हम स्पष्ट करते हैं तो देखिए, जो पूर्वोत्तर का राज्य असम है, असम के ग्वालपाड़ा जिले में जो मातिया स्थित सबसे बड़े जो ट्रांजिट कैंप हैं वहां रहने वाले लगभग 270 से अधिक जो विदेशी हैं उन्हें इलीगल घोषित किया गया है, चिन्हित किया गया है और वो वहां लगभग देखें तो अधिकांश जो उसमें से विदेशी हैं वो 2 वर्ष या इससे भी अधिक लगभग 6 वर्षों से ये जो इलीगल कह सकते हैं कि बिना दस्तावेज के जो भारत में रह रहे हैं वो यहाँ पर डिटेंशन जो कैंप बनाए गए हैं वहाँ पर ये हैं। इस कैंप को पहले डिटेंशन सेंटर कहा जाता था जिसे अब ट्रांजिट कैंप कहा जाता है और यहाँ रहने वाले 200 जो लोग हैं वो करीब 1 दशक से, आप समझ सकते हैं कितने लंबे समय से विदेशी तमगे के साथ भारत में आराम से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इनसे जुड़ी हुई जो कार्रवाई है, हालांकि इसके संदर्भ में जो अदालत है उसने बार बार रिमाइंडर दिया है और इसी सप्ताह, इस हफ्ते की अगर बात करें जैसा कि हमने बताया, अमेरिका से लौटाने वाले 100 से अधिक जो अवैध प्रवासी हैं उनकी भारत वापसी हुई और जब उनकी भारत वापसी हुई तब अपने देश का सर्वोच्च जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट उसकी ओर से असम सरकार को, जो असम गवर्नमेंट है, उसको खास कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए। उसके बाद भी देखें तो असम के जो विदेशी नागरिक हैं उनका जो मुद्दा है वो एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक जनहित याचिका, एक पीआईएल डाली गई थी और उसी पर सुनवाई कर रहा था। उस सुनवाई करते हुए असम सरकार को मातिया कैंप में रहने वाले जो 63 विदेशी हैं उनको 2 सप्ताह के भीतर ही उनके देश भेजे जाने का कड़ा निर्देश दिया है। अब देखने वाली बात है कि अब इस पर सरकार प्रशासन क्या रवैया अख्तियार करती है या उसके सामने क्या दिक्कतें हैं, चैलेंज क्या है। क्या असम सरकार के अंडर में आता है इन विदेशियों को वापस उनके देश भेजने के लिए जो अधिकार हैं,
या फिर कुछ और बात है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी, जो भी ये डिटेंशन सेंटर है, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, उनको कौन सी सुविधाएं दी गई है, कैसे उनको रखा गया है, उनकी संख्या क्या है, ऐसे कई सारे जो प्रश्न हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। असम समझौते में ये कहा गया था कि जो सीमा पार है, जो क्रॉस बॉर्डर है, वहाँ से अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से, बिना किसी दस्तावेज के राज्य में आने वाले जो विदेशी नागरिक हैं उनको जो सीमा सुरक्षा बल है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनकी ओर से उनके देश नहीं भेजे जाने तक इन्हें कहाँ रखा जाएगा, तो इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। हालांकि ये कहा गया कि उसके बाद बरसों तक ये जो बात कही गई थी इस पर सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। विदेशी घोषित जो भी लोग हैं उनके गायब हो जाने की जो बढ़ती समस्या है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि पहले से जो चिन्हित विदेशी हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। विलुप्त कहने का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं वो इलीगल गतिविधियों में संलिप्त हो रहे, या यहाँ से कहीं और भेजे जा रहे, या अपना वो जो पहचान है वो कहीं न कहीं वो छुपा पा रहे हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है वो भारत में बड़ा ही एक गंभीर मुद्दा बना रही है, क्योंकि ये भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए, या कहें भारत की जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अंदर की जो समस्याएं हैं उनको बढ़ाने में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और गुवाहाटी की जो हाई कोर्ट है उसने इसी क्रम में वर्ष 2008 में ऐसे लोगों को उनके देश भेजने से पहले ये कहा था कि इनकी प्रॉपर निगरानी की जाए, और निगरानी के ही लिए उसने कहा था कि एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाए, वहाँ इनको रखा जाए। बाद में देखें तो जब यहाँ पर सरकार परिवर्तित हुई, तरुण गोगोई की सरकार आई, तो उस सरकार ने वर्ष 2009 में जो ग्वालपाड़ा जेल है वहाँ पर एक अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया, और धीरे धीरे ऐसे जो डिटेंशन सेंटर है इनकी जो संख्या है, इनका जो नंबर है वो तेज़ी से बढ़ते गया, और अब स्थिति है कि ऐसे जो डिटेंशन सेंटर हैं उनकी संख्या 6 हो गई है। बाद में ग्वालपाड़ा में देखें तो विशाल बड़ा डिटेंशन सेंटर यानी कि बनाने की आवश्यकता पड़ी, यानी उसी को हम अब ट्रांजिट कैंप कहते हैं। और ट्रांजिट कैंप बनाकर वहाँ ऐसे तमाम जो इलीगल तरीके से भारत में घुसपैठ करने वाले लोग हैं उनको वहाँ पर रखा जा रहा है। लेकिन अब प्रश्न ये उठने लगा है कि उनको कब तक रखा जाएगा और कितनी मात्रा में ऐसे इलीगल जो लोग हैं वो रह रहे हैं, या कहें कि बिना दस्तावेज के ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे डिटेंशन सेंटर या ट्रांजिट जो कैंप हैं वहाँ पर चिन्हित करके रखे गए हैं। तो देखिए, ग्वालपाड़ा का जो बड़ा डिटेंशन सेंटर है जिसे अब ट्रांजिट कैंप कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ़िलहाल 270 लोग यहाँ पर रखे गए हैं जिन्हें विदेशी घोषित किया जा चुका है, जो कहीं न कहीं इलीगल तरीके से भारत में एंट्री किए थे। इनमें से देखें तो 103 क्या है, रोहिंग्या के तौर पे चिन्हित किए गए हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से भारत में इलीगल तरीके से एंट्री किए हैं। इसके अलावा म्यांमार के लगभग 32 चिन्हित किए गए हैं जिन्हें चिन कहा जाता है, और सेनेगल का एक नागरिक है। इसके अलावा भी देखें तो कई सारे लोग यहाँ पर हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और इन सबको विदेशी अधिनियम, नागरिकता जो अधिनियम है या जो पासपोर्ट अधिनियम है, इनका उल्लंघन करने का आरोपी माना गया है, और इसी की सज़ा के तौर पे इन्हें अलग से डिटेंशन सेंटर में या ट्रांजिट कैंप में रखा गया है। अदालत से इन्हें सज़ा भी दी गई है, और सज़ा पूरी करने के बाद निर्वासन से पहले उनको ट्रांजिट कैंप में रखा गया ताकि उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके और उसके बाद इन्हें इनके देश वापस भेजा जा सके। ये तो हमने देख लिया कि अलग अलग जो संख्याएं हैं, 103 है, 32 है और एक सेनेगल का है। इसके अलावा भी देखेंगे तो लगभग 133 ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों से राज्य में प्रवेश किए हैं, और इन्हें भी अलग अलग कहें तो विदेशी न्यायाधिकरण के समय समय पर इनके जो इलीगल एक्टिविटियां हैं उस कारण से इन्हें विदेशी घोषित किया गया है। और इस पूरे मामले में जो राज्य सीमा पुलिस है उसके जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि इनमें से 70 लोगों ने खुद को ये कहा है कि हम बांग्लादेश से संबंधित हैं, हम बांग्लादेश के नागरिक हैं, हमारे आवास, हमारे पते इन स्थानों पर हैं।
ये बात पूरी कबूली है और उन्होंने बांग्लादेश में बाकायदा अपने एड्रेस, अपने पते, अपने रहने के स्थान भी चिन्हित किए हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने और अपना पता ही नहीं बताया, और ऐसे जो संख्या है वो 63 है, 63 है। 63 ऐसे लोग हैं, ऐसे विदेशी हैं जो इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं बिना दस्तावेज के भारत में रह रहे हैं, अलग अलग जो अपराध हैं उनमें संलिप्त पाए गए हैं। लेकिन इन्होंने अपना जो पता है, अपना जो एड्रेस है वो सही तरीके से बताया नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर इन्हें कहाँ भेजा जाएगा, ये प्रशासन के सामने एक प्रमुख चैलेंज है। इसके अलावा देखिए, असम के जो विदेशियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये आज का मुद्दा नहीं है, ये काफ़ी पुराना मुद्दा है। आज़ादी के समय से ही ये मुद्दा बना हुआ है। और ख़ास तौर पे जो अवैध घुसपैठ का मुद्दा है, ये तो देश की आज़ादी जब हुई थी तभी से देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पे जो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है, यहाँ से जो सीमा पार अवैध घुसपैठ है वो बड़े स्तर पे होती रही है। और इसको लेकर देखें तो यहाँ पर कई सारे जो आंदोलन हैं वो भी देखने को मिले हैं। जैसा कि देखें तो करीब 6 साल तक इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा आंदोलन चला था। वर्ष 1985 में, 1985 में एक कह सकते हैं यहाँ मूवमेंट के तौर पे चला था। जो असम जब समझौता हुआ था उसके बाद से ये जो आंदोलन है एक तरह से देखें तो ये समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद भी कई सारी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती रहीं। जैसे नेशनल रजिस्टर ऑफ जो सिटीजन्स है, जो एनआरसी है, अक्सर चर्चा में रहता है, आप जानते होंगे। इसकी जो कवायद है, इस कवायद के दौरान ही ये जो पूरा विवाद है घुसपैठ का और यहाँ इलीगल तरीके से रहने वाले लोगों का, ये मुद्दा चर्चा में आ गया। और यही वजह है कि इस दौरान जो एनआरसी है इसके विरोध में जो राज्य हैं वो बड़े पैमाने पर इन राज्यों में हिंसा की जो वारदातें हैं वो भी देखने को मिली। बाद में जो एनआरसी का ड्राफ्ट है, जो कह सकते हैं कि जो प्रपोजल है, इसको कहीं ना कहीं कुछ खास कारणों से जो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन ये फिर से एक बार चर्चा में बना हुआ है। तो ये पूरा मुद्दा है जिसके बारे में हमने देखा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है विदेशी नागरिकों का निर्वासन। खास तौर पे जो पूर्वोत्तर का राज्य असम है, जहां पर लगभग 270 से अधिक जो लोग हैं उन्हें चिन्हित किया गया, उन्हें ट्रांजिट कैंप पे रखा गया। लेकिन फिर भी जैसा अमेरिका अपने देश से बाहर से आकर रहने वाले लोगों को उनके देश निर्वासित कर रहा है, वैसे भारत क्यों नहीं कर पा रहा है? चूँकि लंबे अरसे से ये लोग भारत में चिन्हित किए जा चुके हैं और इन्होंने स्वीकारा है कि हम इस देश से इस तरीके से आए हैं। इसके सामने कुछ जो प्रमुख चैलेंजेज हैं, जो चुनौतियां हैं, उन पर हम बात करते हैं। जैसे देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ताज़ा निर्देश है, इसने असम सरकार के साथ ही केंद्र सरकार को भी भारी कहें तो असमंजस में डाला है। क्यों असमंजस में डाला है? कि किसी विदेशी घोषित नागरिक के निर्वासन में जो राज्य सरकार होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसका कोई खास रोल नहीं होता। उसके कोई ऐसे अधिकार नहीं है कि वो अपने यहाँ रह रहे लोगों को निर्वासित कर सकता है किसी खास आधार पर। ये अधिकार उसके पक्ष में नहीं है। राज्य सरकार की भूमिका बस इतनी है कि विदेश जो मंत्रालय है उसको विदेशी नागरिकों के जो नाम पते हैं, उनकी जो नागरिकता है, वो किस कारण से यहाँ पर आए हैं, किस रूट से आए हैं, किस तरीके से आए हैं, ये सारी जो जानकारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉरेन जो मिनिस्ट्री है उसको दे सकता है। और उसके बाद वह संबंधित देशों के जो दूतावास हैं या जो उच्च आयोग हैं उनके समक्ष ये पूरा जो मुद्दा है वो उठाता है। वहाँ से क्या होता है? तो वहाँ से नागरिकों की जो पहचान है, जो आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पुष्टि की जाती है। और जब ये पुष्टि हो जाती है उसके बाद ऐसे जो लोग हैं उनको जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके हवाले कर दिया जाता है, जो उसे उसके संबंधित देश के सीमा सुरक्षा बल के हवाले क्या करते हैं, कर देते हैं। एक तरह से डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जो ताज़ा फैसले हैं उस पर अमल करने की राह में यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिन 63 विदेशियों के निर्वासन का निर्देश यहाँ पर कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा दिया गया है, ये जो 63 विदेशी हैं इन्होंने अपने पते नहीं बताया है कि आखिर इनका जो संबंध है वो किस देश से है। ये जो अभी तक चिन्हित नहीं किया जा चुका है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर इन 63 विदेशियों को भारत सरकार आखिर कहाँ भेजेगी।
लेकिन अधिकारियों को यही लगता है कि ये जो 63 विदेशी हैं ये किस देश से संबंधित है, तो पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है उसी से ये संबंधित है। अब ये प्रश्न है कि इनकी पहचान, इनके जो ठिकाने हैं, इनका जो संबंधित देश है उसकी पहचान, उसका पता कैसे सरकार लगाती है, तभी इनको वहाँ भेजा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस कारण से जो भारत सरकार है या जो असम की सरकार है वो अपने यहाँ से इस तरह के ट्रांजिट कैंप में रहने वाले लोगों को उनके देश वापस नहीं भेज पा रही है। और ऐसे जो इलीगल, बिना दस्तावेज के रहने वाले जो भारत में जो लोग हैं, इनके कारण कहीं ना कहीं भारत में जो अव्यवस्था है, जो राजनीतिक एक मुद्दा है, वो उभर कर सामने आते रहता है। तो ये एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। इसके समाधान की जल्दी से जल्दी कोशिश की जानी चाहिए और इसके लिए प्रयास भी किए जाने चाहिए, जैसा कि अमेरिका ने किया है। तो ये आज का मुद्दा था जिस पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।